इमरान खान के खिलाफ अदालत में एक ऐसा चालान जमा करवाया गया जिसमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं। 2022 में खान साहब यहाँ पर मार्च लेके आए थे, सारे फेक मुकदमे बनाए गए थे। इस केस में खान साहब को, दीगर लीडरशिप थी, सबको बरी कर दिया। ये केस कौन सा है और चालान किसके कहने पर जमा करवाया गया? इमरान खान को बानी पीटीआई जो हैं उनको कम से कम 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कैद बंद की जो सोबतें हैं झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए। लेकिन जितना भी था, जो अरसा था, इसमें बहुत सारी हमने चीजें देखी, बहुत सारे अनोखे कारनामे भी देखे। लेकिन एक और अनोखा कारनामा जो है अदालत में हुआ, और वो ये था कि एक केस में जो है वो इमरान खान बरी हो चुके थे मुकदमे से, लेकिन अब जो है वो पुलिस ने दोबारा उस पर चालान पेश किया। हमारे साथ मौजूद है सरदार मसरूफ खान, इनसे बात करेंगे। ये उनके वकील थे, वहां पे मौजूद थे। क्या चीजें हुई, ये मुकदमा कब का था और अब जो है दोबारा से चालान पेश करने की क्या वजह बनी? ये सरप्राइज था मेरे लिए। मैं 20 साल हो गए वकालत करते हुए। ये थोड़ी सी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2022 में ये आज़ादी मार्च में जिस वक्त खान साहब बाहर होते थे, उस वक्त का ये मुकदमा है। और उस वक्त के जो जितने भी मुकदमे थे, आपको पता है कि यहाँ पर जब खान साहब यहाँ पर मार्च लेके आए थे, सारे फेक मुकदमे बनाए गए थे। तो उन मुकदमात की जिस वक्त 2022 में ही चालान सबमिट हुआ, तो 2022 के बाद ऑनवर्ड ये केस चलना शुरू हुआ। और इसमें खान साहब के साथ साथ उनकी जो सब्सिक्वेंट बाकी जो लीडरशिप थी वो भी शामिल थी, जिसमें फैसल जावेद भी थे, उस वक्त राजा खुर्रम नवाज होते थे, वो भी शामिल थे। तो उसके बाद जिस वक्त ये नोटिस हो गया, तो जब हम पेश हुए तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये केस आगे फर्दर प्रोसीडेबल नहीं है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं 249(1). और अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होती है तो आपको देन एंड देयर वहाँ से बरी कर दिया जाता है, केस को फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने भी ऐसा ही किया कि 249(1) की एप्लीकेशन मूव की। उस पर दलाइल सुने। उस वक्त होते थे मोहम्मद शबीर साहब, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दलाइल होने के बाद इस केस में खान साहब को, फैसल जावेद को और दीगर उनके साथ जितने भी लीडरशिप थी, सबको बरी कर दिया। और ये उस आर्डर में भी लिखा हुआ है कि 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, जो अपील का टाइम होता है 30 दिन का, तो आप इनकी छोटी भी रिलीज करते, जो हमने एट द टाइम ऑफ जमानत दी थी। मीनवाइल ये हुआ कि काफ़ी अरसा गुजरने के बाद फरवरी 2024 में ये फैसला हुआ था। फिर ये हुआ कि ये 2025 का तकरीबन एंड था कि मैं वहाँ पर किसी और केस में अदालत में मौजूद था। तो पता चला जी कि एक और खान साहब का केस को ज़ेर समात है। उस वक्त खान साहब अरेस्ट हो चुके थे। तो मैंने जज साहब से वो फाइल लेके उसको पढ़ा, समझने के बाद मैंने तो वैसे वहाँ ही कह दिया कि मैं चूँकि केस उनके पीटीआई के केसेस 2022 से कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रही थी कि ये केस कहीं डिसाइड हो चुका है। तो मैंने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि इसकी आप सर्टिफाइड कॉपी मुझे दे दें, अगर आप ऐसा है तो। फिर मीनवाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चेंज हो गए। जब वो चेंज हो जाते हैं तो फिर दोबारा यही केस इन्हीं जज के पास, ये शहजाद खान साहब हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के, इनके पास आ जाता है। मैंने इसकी प्रॉपर्ली तैयारी करके गया था और मैंने वो पिछला जो ऑर्डर था उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी, वो कोर्ट में मैंने पेश की और बताया कि इसमें फैसल जावेद और इमरान खान साहब ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। और इस पर एक बड़ी इंटरेस्टेड बात यह है कि पहला जो चलान था उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। इस चलान में, ये जो लेटेस्ट चलान आया, 2 लोगों को चूज करके ना, जिसमें इमरान खान साहब और फैसल जावेद हैं, इनके लिए वो पेश किया गया। तो ये सच्ची बात है कि मेरी वकालत में तो पहली दफ़ा हुआ है। इसकी रेमेडी उनके पास अपील की थी, वो अपील फाइल कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हो सकता जी। इसमें एक और बड़ी कमज़ोरी है प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी ये है कि ये चलान ऐसे नहीं होता कि आप एकदम आइयो चलान तैयार करें और जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर दे। ये पूरे एक प्रोसीजर से गुजरता है, प्रोसिक्यूशन ऑफिस से गुजरता है, उसको चेक किया जाता है, गो थ्रू किया जाता है, और उसके बाद जब वो फिट होता है ये केस के मतलब वहाँ फाइल करने के लिए, तो उसके बाद ये अदालत में आता है। ये डायरेक्ट ही आ गया? ये पहले से उन्होंने दाखिल किया और ये पूरे प्रोसीजर के साथ ये दाखिल हुआ है। बहरहाल अच्छा फैसला किया जज साहब ने, लेकिन अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी कि ऑलरेडी ये लोग बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा इस केसों में दाखिल रफ्त करता हूँ। जो पुराने केसेस हैं जिनमें बरी भी हो चुके हैं, जमानतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी दोबारा से ये चीज़ें ओपन करना, इमरान खान की रिहाई में कोई फर्क आ रहा है? 2022 से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें उन्होंने क्वांटिटी को इतना बढ़ाया है, क्वालिटी तो किसी केस में भी नहीं है। जैसे आपने साइफर केस को देखा है कि जैसे उसका फैसला हुआ हाई कोर्ट में गया और वो केस वहाँ से फरार हो गया। इसी तरीके से बाकी जो जितने भी केसेस है ना, ये 2022 के सारे केसेस हमारी अपनी टीम थी, ये कर रही थी सारे। और इसमें अच्छे खासे केसेस में हमने खान साहब को बरी करवाया है। थोड़ा सा हाईलाइट नहीं होते हैं हमारे केसेस, जो कि ज़ाहिर है वो हाई प्रोफाइल जो वकला होते हैं उनकी केसेस बड़े हाईलाइट होते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपकी वसातत से आपकी नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के 2022 के कम बेश 15 से 20 केसेस में तो मैं बरी करवा चुका हूँ। टोटल 33 FIRs थी जो दर्ज हुई थी 2022 में, और बाकी जो वर्कर्स थे उनके केसेस और आज तक हम लगे हुए हैं
अल्हम्दुलिल्लाह पेश होते हैं। नीचे ट्रायल कोर्ट में तो सारे केसेस हम देख रहे हैं। सारे केसेस हैं तो सॉरी वो इसीलिए आपका नाम मसरूफ खान है। ये तो अब खैर मेरी वालदा ने रखा हुआ था, लेकिन ये है कि बहरहाल इस पीटीआई में आने के बाद ये पता चला कि ये नाम मेरे लिए सूट करता है। ये सूट करता है इसलिए कि मैं हमेशा मसरूफ रहता हूँ और ज़्यादातर पीटीआई के केसेस में होता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा केस था जो आपने देखा हो जिस पे बड़ा टाइम लगा हो कि यार मतलब ये तो, और वो वैसा हुआ भी नहीं होगा? पीटीआई के खिलाफ तो बहुत सारे केसेस हैं और सबसे ज़्यादा ये जो केसेस थे 2022 के, इसमें सेक्शन 780 नहीं लगी थी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल होते थे और बड़ी आसानी से हमने इनको मात दे दी, इन सारे केसेस को 249 में बरी करवा दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसको पैटर्न को चेंज करके ना 2023 के बाद 18 मार्च 2023 को जब खान साहब तोशा खाना 1 केस में ETC कोर्ट में पेश हुए तो उस वक्त एक FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 3, और उस FIR के बाद उन्होंने सारा पैटर्न चेंज कर दिया और हर FIR में आपने देखा होगा कि 780 की सेक्शन जरूर लगी होती है और अब उसके लिए 2 मखसूस अदालतें हैं, वहाँ पर हमारे ETC 1 और ETC 2 उनमें केसेस हमारे जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो केस था वो मेरे लिए वो ये था कि FIR नंबर 3 थाना CTD की, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स अरेस्ट हुए और उनको रमज़ान का महीना भी था और हमारी टीम ने बड़ी कोशिश करके ईद से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को रिलीज़ करवा दिया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे ज़्यादा केसेस थे, FIR थी, वो इस्लामाबाद में थी, क्योंकि ज़्यादा इवेंट इस्लामाबाद में होते थे। लेकिन इस्लामाबाद की जो लीगल टीम थी उसने, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी हिस्ट्री में शायद कोई ऐसा लॉयर विंग नहीं होगा जिसने इतने केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसे के उन्होंने किए हों। और ये सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हमने किए और ये सारे के सारे इस वक्त कोई बंदा इस्लामाबाद में कम से कम हमारी FIR में अरेस्ट नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो अब क्या उनके लिए रिहाई मुमकिन है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमने इन्हीं अदालतों के पास जाना है, यहीं जंग लड़नी है, ये कानूनी जंग है। हम अपने तौर पर तो इसको यहीं फाइट करेंगे और का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक केस में जब खान साहब बरी हो जाते हैं तो दूसरे केस में उनकी, और इतने उन्होंने केस लूप होल रखे हुए हैं कि अगर फर्ज करें ये अभी जो रिसेंटली अलकादर केस है, अगर इसमें ज़मानत हो जाती है या तोशा खाना 2 में ज़मानत हो जाती है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो नीचे 26 नवंबर के केसेस हैं किसी एक केस में डाल देंगे और उसके बाद कहेंगे जी कि मतलब इसकी अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसमें से जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो दूसरे में डाल देंगे। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और इसके लिए मेरे ख्याल में या तो एजिटेशन से होगा या बातचीत से होगा, इसके अलावा तो मुझे इतना कोई खास मुश्किल लगता है कि ये काबिल कबूल होगा। इस उम्मीद के साथ कि हमेशा इतने अंधेरे के बाद कभी न कभी तो रोशनी होगी इंशाल्लाह।